रशिया अमेरिका को एक के बाद एक वॉर में हराए जा रहा है। बात उस वॉर की नहीं जो वेपन्स के साथ लड़ी जाती है, बात उस वॉर की हो रही है जो नेटवर्क के साथ लड़ी जाती है। यूक्रेन के साथ वॉर के बाद पुतिन वर्ल्ड टूर पर निकले हैं। पहले उन्होंने नॉर्थ कोरिया विजिट किया और फिर वियतनाम। पुतिन शी जिनपिंग से भी मिले। नरेंद्र मोदी खुद रसिया जाकर पुतिन से मिल रहे हैं और अक्टूबर के महीने में रसिया ब्रिक्स देशों को होस्ट करने वाला है। ये वीडियो वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है। रशिया और नॉर्थ कोरिया दुनिया के दो ऐसे देश जिन पर सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं, जो एक दूसरे के साथ टीम बना रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों रसिया अब तक सर्वाइव कर रहा है और रसिया का आगे का मास्टर प्लान क्या है। पार्ट ए, रशिया की दोस्ती। रशियन इकोनॉमी पिछले 2 साल से वॉर इकोनॉमी बन चुकी है। रशिया का एनुअल डिफेंस बजट $386 बिलियन का है और वही इन्फ्लेशन रेट 7.4% है, जो कि काफी हाई है। लेकिन उनकी इकोनॉमी भी 5.5% से ग्रो कर रही है। बट हाउ इज दिस पॉसिबल? जहां अमेरिका जैसे देश भी 2.5% से ग्रो कर रहे हैं, यूरोप के कई देश रिसेशन से जस्ट बचे हैं, पर रशिया ग्रो कैसे कर रहा है? तो इसका आंसर है, जब भी कोई देश वॉर लड़ रहा होता है तो हथियार से ज्यादा जरूरत होती है दोस्तों की। रशिया ने कुछ ऐसे ही जियोपॉलिटिकली और डिप्लोमेटिक दोस्त बनाए हैं, जिसमें नेमली चाइना, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया है। इन्हें एक साथ क्रिक भी कहा जाता है। और अगर दोस्त ही आपको हथियार सप्लाई करने लगे तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। 2022 और 2023 के डेटा को देखें तो सिर्फ 2 सालों में चाइना और रशिया का ट्रेड 50% बढ़ा है, और ये तो सिर्फ ऑफिशियली ट्रेड फिगर्स हैं। रशिया ने आने वाले 70% मशीन टूल्स और 90% माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स चाइना से आते हैं। चाइना काफी स्मार्ट है। चाइना रशिया को ऐसे आइटम बेचता है जो मिलिट्री के लिए भी यूज हो सकते हैं और कॉमर्शियल एप्लीकेशन के लिए भी। इन आइटम से मिसाइल, ड्रोन्स और टैंक्स भी बन सकते हैं, और ये कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी यूज हो सकते हैं। रशिया धीरे धीरे डॉलर और यूरो को एक्सेप्ट करना बंद कर रहा है। वेस्टर्न देशों से ट्रेड कम्प्लीटली बंद हो चुका है। 2023 के पहले 6 महीने में चाइना से 14 मिलियन टन रशिया गए। ईरान भी इन ट्रेड में पीछे नहीं रहा। ईरान ने कई सारे बैलिस्टिक मिसाइल रशिया भेजे हैं। 21st सेंचुरी की वॉर एक ड्रोन वॉर हो सकती है। बात करें नॉर्थ कोरिया की, तो चाइना, ईरान, रशिया, इन तीनों देश में एक बात कॉमन है, ये सभी देश डिप्लोमेटिक हैं। मतलब कि ये अपने मेन इंटेंशन को छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया सबसे अलग है। डिक्टेटरशिप की असली डेफिनेशन कोई देश है तो वो है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में 6700 कंटेनर भर के 3 मिलियन आर्टिलरी सेल्स भेजे हैं। नॉर्थ कोरिया में की ज्यादातर फैक्ट्री 30% कैपेसिटी पर ऑपरेट होती हैं, लेकिन रशिया के लिए वेपन्स बनाने वाली फैक्ट्री फुल टाइम स्विंग पर चलती हैं। और चले भी क्यों ना, रशिया वेपन्स के बदले नॉर्थ कोरिया को खाना देता है। यानी आप समझ सकते हैं कि क्रिक देश एक दूसरे के साथ कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं, और इसी के दम पर रशिया पिछले 2 सालों से यूक्रेन के साथ लड़ रहा है। यानी कि इससे ये तो साबित होता है कि रशिया इस वॉर में अकेले नहीं है। ये रशिया की खुद की एक डिप्लोमेसी है। लेकिन इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? पार्ट बी, रशिया का नेक्स्ट मूव। रशिया की अगली मूव समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि चाइना जैसे देश रशिया को सपोर्ट करते ही क्यों है। रीजन 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो पूरी दुनिया के होश उड़ गए। ये वो समय था जब सारी दुनिया ने ये समझा कि हम यूएस डॉलर पर ओवरली डिपेंडेंट हैं। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में गलती अमेरिकन बैंक की ही थी, जिन्होंने बिना सोचे समझे लोगों को लोन्स देना शुरू कर दिया, और जब ये बबल्स फूटा तो मार्केट क्रैश हुआ। अब अगर ये किसी और देश में होता तो ये प्रॉब्लम सिर्फ उस देश की होती, लेकिन ये हुआ अमेरिका में, तो प्रॉब्लम सिर्फ अमेरिका का प्रॉब्लम नहीं रहा, ये प्रॉब्लम हुआ पूरी दुनिया का। प्रॉब्लम अमेरिकन डॉलर और अमेरिका के इकोनॉमी को बचाने के लिए अमेरिका के फाइनेंशियल क्राइसिस का भार पूरी दुनिया ने उठाया, क्योंकि पूरी दुनिया का जो ट्रेड करेंसी है वो अमेरिकन डॉलर है। और इस बात से कुछ लीडर्स नाराज थे। आज चाइना सोचता है कि रशिया को सपोर्ट करने से अगर यूएस डॉलर कमजोर होता है, ये उसके लिए एक अच्छी बात होगी। चाइना मानता है कि हमें डी डॉलराइजेशन की सख्त जरूरत है। आज इस बात का इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। दुनिया के 80 देश डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं। डॉलर दुनिया की ट्रेड करेंसी पेट्रो डॉलर आर्गुमेंट से बना है, जहां सऊदी के साथ साथ कई ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों ने एग्री किया कि ऑयल का ट्रेड यूएस डॉलर में होगा। लेकिन ये डील जून महीने में एक्सपायर हो गई और आगे रिन्यू नहीं हुई। और जैसे कई कंट्रीज एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, इससे साफ हो जाता है कि आगे भी नहीं होगी। यह अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है। और दूसरी तरफ रशिया एक के बाद एक दोस्त बनाया जा रहा है। बात करें नॉर्थ कोरिया की, तो रशिया और नॉर्थ कोरिया को एक दूसरे की जरूरत है। नॉर्थ कोरिया को ऑयल एंड गैस की जरूरत है और रशिया को आर्टिलरी एंड एम्यूनेशन की। नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे ज्यादा आइसोलेटेड देश है, लेकिन अब रशिया उसका ऑफिशियली दोस्त बन चुका है। रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच एक डिफेंस पैक्ट साइन
साइन हुई है। ये डील कहती है कि नॉर्थ कोरिया पर कोई अटैक करता है तो रशिया उस कोरिया की मदद करेगा, और सिमिलरली अगर कोई रशिया पर कोई अटैक करता है तो नॉर्थ कोरिया उसकी मदद करेगा। पार्ट सी, फ्यूचर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। ये जितने भी पॉइंट्स हमने कवर किए इससे ये तो पता चलता है कि ये वॉर फिजिकली और वेपन्स के अलावा एक इकोनॉमिकली वॉर है। ये वॉर एक दूसरे देशों को अंदरूनी रूप से कमजोर करने का वॉर है। हम हमेशा कंट्रीज की जीडीपी की बात करते हैं, लेकिन वर्ल्ड जीडीपी क्या है? एस्टिमेट्स कहते हैं कि वर्ल्ड जीडीपी कुल 105 ट्रिलियन डॉलर की है, लेकिन इतने बड़े जीडीपी को कंट्रोल कौन करता है? इस पूरे वेल्थ का 75% यानी कि 1/4 हिस्सा सिर्फ 2 ग्रुप्स कंट्रोल करते हैं। पहला ग्रुप G7 यानी कि यूएस, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान और यूके। ये दुनिया के सबसे एडवांस और अमीर देश भी है। दुनिया की इकोनॉमी का लगभग आधा 45 ट्रिलियन डॉलर ये G7 देश कंट्रोल करते हैं। दूसरी टीम है ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये सारे देश मिलकर 30 ट्रिलियन डॉलर कंट्रोल करते हैं। दुनिया के बाकी सारे देश इन 2 टीमों में से किसी एक के साथ जुड़ना चाहते हैं ताकि आने वाले समय में कोई बड़ा देश उनका पार्टनर बना रहे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया के 59 देशों ने ब्रिक्स का पार्ट बनने की इच्छा जताई है, और अब इस साल न्यूज आई है कि ब्रिक्स सिर्फ 5 देशों का ग्रुप नहीं रहेगा। ब्रिक्स एक्सपेंड हो रहा है। 5 नए देश ब्रिक्स के फुल टाइम मेंबर बनेंगे, जिसमें इजिप्ट, एथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और यूएई शामिल है। अगर इस पूरे सिनेरियो को समझा जाए तो ये एक वॉर के अलावा एक डिप्लोमेटिक कोल्ड वॉर है। इसीलिए तो पुतिन डिप्लोमेटिक तरीके से नए दोस्त बनाए जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आता है कि पुतिन वॉर के समय दोस्त क्यों बना रहे हैं? ब्रिक्स समिट से पहले रशिया और भारत के बीच क्या डिस्कशन हो रहा है? क्या डी-डॉलराइजेशन पर सीक्रेट में कोई प्लान तो नहीं बन रहा? देखिए, पिछले 30 सालों में दुनिया की एक ही सुपर पावर थी, वो है अमेरिका। अमेरिका एक इकोनॉमिक सुपर पावर के साथ साथ एक मिलिट्री सुपर पावर भी है, और कोई एक अकेला देश ऐसा नहीं है जो अमेरिका को टक्कर दे सके। और ये बात पुतिन समझता है, तो पुतिन ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ रहा, वो एक के बाद एक नए दोस्त बनाया जा रहा है। और इस डिप्लोमेटिक कोल्ड वॉर में जो दोस्त नहीं बनाएगा वो अपने दुश्मन जरूर बढ़ाएगा।